साइबर क्राइम मतलब हर वो क्रिमिनल एक्टिविटी जो इंटरनेट पर की जाती है। न सिर्फ आम आदमी बल्कि पढ़े लिखे लोग, अधिकारी, सरकारी कर्मचारी, हर वो इस ठगी का शिकार हो रहे हैं। तो आज तो साइबर क्राइम जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। कोविड-19 के बाद हम जल्दी डर जाते हैं, हम जल्दी पैनिक हो जाते हैं और डर और पैनिक को ही हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते हैं साइबर क्रिमिनल्स। कि आज कानून में डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज है ही नहीं। कि 2008 के बाद साइबर क्राइम की कन्विक्शन का एक अकाल भारतवर्ष में आ गया है। मुझे लगता है कानून को बहुत ज्यादा संशोधित करने की आवश्यकता है। आज का इंटरव्यू बहुत खास होने वाला है क्योंकि देश भर में जिस तरह से साइबर अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं, चाहे वो हैकिंग का मामला हो, फिशिंग का मामला हो, डिजिटल अरेस्ट का मामला हो, इन तमाम मामलों के बारे में हम जानकारी आपसे साझा करेंगे। कैसे इससे बचा जाए, कैसे इसकी रोकथाम की जाए, इन तमाम मुद्दों पे हम बातचीत करने के लिए साइबर एक्सपर्ट पवन दुग्गल से बातचीत करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरविंद पांडे और आप देख रहे हैं द पॉइंट ऑफ व्यू। पवन सर, द पॉइंट ऑफ व्यू में आपका स्वागत है। सबसे पहले आप रोज़मर्रा के जीवन में जिस तरह से साइबर अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूँ दर्शकों के लिए खासकर कि साइबर अपराध होता क्या है और कैसे इससे बचा जा सकता है। एक ब्रीफ आप रिप्लाई अगर हमारे व्यूअर्स को करें। साइबर क्राइम एक बहुत ही बड़ा प्रकरण है जो हम सबके जीवन में आ चुका है। साइबर क्राइम मतलब हर वो क्रिमिनल एक्टिविटी जो इंटरनेट पर की जाती है या जिसका इस्तेमाल जिसके अंतर्गत आप कंप्यूटर सिस्टम्स, कम्युनिकेशन डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं। पहले तो हम सोचते थे कि साइबर क्राइम केवल वो क्राइम्स होंगे जो केवल इंटरनेट पर किए जाएंगे, लेकिन आज उसकी परिभाषा बहुत बढ़ चुकी है। आज हर वो इलेक्ट्रॉनिक क्राइम जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में किया जाता है, जिसमें इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक डेटा या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट, वो साइबर क्राइम की परिभाषा में आता है। साइबर क्राइम लगातार बढ़ता जा रहा है और उसके जो इकोनॉमिक लॉसेस हैं वो हर साल उनमें बहुत ज़बरदस्त इजाफा हो रहा है। 2024 में हम लोगों ने पाया कि दुनिया ने लगभग $6 ट्रिलियन गंवाए साइबर क्राइम के प्रति। 2025 में ये आंकड़ा जंप कर गया $8 ट्रिलियन में और अब 2026 के अंत तक उम्मीद की जा रही है कि पूरी दुनिया भर में लगभग $10.5 ट्रिलियन से ज़्यादा पैसे लोग गंवाएंगे साइबर क्राइम के प्रति। तो आज तो साइबर क्राइम जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। तो जितनी जल्दी आप उससे अवगत हों और कदम उठाएं ताकि आप साइबर क्राइम के शिकार ना हो सकें, उतना अच्छा है। बतौर जानकार आप तो लंबे अरसे से इस मुद्दे को लेकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं सर, लेकिन जिस तरह से देखा जाए तकनीक रोज के दिनों में एक तरह से तकनीक बहुत ही डेवलप हो रही है, लेकिन चुनौतियां भी बढ़ रही हैं। तो क्या ऐसे देखा जाए कि न सिर्फ आम आदमी बल्कि पढ़े लिखे लोग, अधिकारी, सरकारी कर्मचारी, हर वो इस ठगी का शिकार हो रहे हैं। तो कैसे उनको साइबर स्मार्ट बनाया जाए ताकि इस तरह की अपराधों से वो बच सकें? अगर आज आपको साइबर स्मार्ट बनना है तो आपको समझना होगा कि 2 मेन परिवर्तन कोविड-19 ने हमारे जिंदगी में कर दिए हैं। कोविड-19 के बाद हम जल्दी डर जाते हैं, हम जल्दी पैनिक हो जाते हैं और डर और पैनिक को ही हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते हैं साइबर क्रिमिनल्स। तो अगर आप स्मार्ट तरीके से सिक्योर होना चाहते हैं तो 3 आदतों को अडॉप्ट करना बहुत ज़रूरी है। पहला कि आप जिंदगी में शक्की हो जाइए। शक को जिंदगी का सेंट्रल हिस्सा बनाइए, खासतौर पर वो जानकारी को लेकर जो आप इंटरनेट पर पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं। क्यों? क्योंकि हर आज प्रकार की जो जानकारी आ रही है वो या तो डीप फेक है या फेक र्यूमर्स हैं, फेक न्यूज़ है। तो किसी भी जानकारी पर आपने रिलाय तब तक नहीं करना है जब तक आप स्पष्ट तौर पर उसकी पुष्टि को आपने ऑथेंटिकेट नहीं कर रखा। पहली बात। दूसरी आदत जो आपको बहुत करनी है वो ये है कि ज़िंदगी में अब आपको कहीं ना कहीं इंश्योर करना पड़ेगा कि आप कंजूस हो जाएं। कंजूस अपने डेटा के संदर्भ में। आज हम डेटा को लेकर अंधाधुंध अपना डेटा हर जगह छोड़ रहे हैं। भारत में एक नई प्रकार की क्रांति आ रखी है जिसे मैं बोलता हूं ग्रेट इंडियन वॉमिटिंग रेवोल्यूशन। भारत की उल्टी की क्रांति। भारतवासी सब उल्टी कर रहे हैं अपने डेटा की, चाहे वो पर्सनल डेटा हो, प्रोफेशनल डेटा हो, सोशल डेटा हो, इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर और अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर। तो दूसरी आदत आपने जिसका अनुसरण करना है वो ये है कि आपने अब बहुत कंजूस होना है अपने डेटा को लेकर।
डेटा को केवल नीड टू नो बेसिस पर शेयर करना है, सारी दुनिया के साथ साझा बिल्कुल नहीं करना है, और जहां तक हो सके अपना डेटा लोगों को नहीं देना। जिनको बहुत ज़रूरत हो उनको देना, वरना ना देना। उसका कारण ये है जितना कम डेटा आप शेयर करेंगे उतने ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे कि आप साइबर क्राइम का शिकार नहीं बन पाएंगे। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण आदत जो जिसका अनुसरण आपको करना है वो ये है कि अब आपको साइबर सुरक्षा को जीवन जीने की शैली के स्वरूप में अडॉप्ट करना पड़ेगा। क्यों? ये थॉट प्रोसेस के बॉस मैं अपने फ़ोन पर कुछ भी करना है कर लूँ, कुछ होगा तो जिम्मेवारी सरकार की होगी, सॉरी, वैसा वर्क नहीं करता। हम सबकी जिम्मेवारी है। तो इसलिए अगर हम साइबर सुरक्षा को रोज़मर्रा के जीवन में एक लिविंग स्टैंडर्ड के तौर पर अडॉप्ट करेंगे और साइबर सेफ हैबिट्स को अपनाएंगे तो काफ़ी हद तक हम खुद कम से कम तौर पर साइबर क्राइम के शिकार हो पाएंगे। ये 3 आदतों का अगर आप अनुसरण करेंगे तो संभावित तौर पर आप पाएंगे कि और लोगों की तुलना में आप कम साइबर क्राइम के शिकार हो रहे हैं। सर, रोज़मर्रा के जीवन में देखा जाए बहुत से लोगों को पता ही नहीं चलता, उनका डेटा शेयर हो जाता है और वो जो अपराधी हैं वो टारगेट करते हैं, पता नहीं उनके पास डेटा कहाँ से आ जाता है। कई बार आप शॉपिंग करने जाते हैं या कहीं भी जाते हैं तो आपके नंबर्स उनके पास अनजाने कॉल्स आ जाते हैं आपके नाम से, तो ये डेटा उनको मिलता कैसे है और कैसे इससे बचा जाए? आज डेटा मिलने के बहुत सारे स्रोत हैं। क्यों? क्योंकि भारतवर्ष में आज कोई डेटा प्रोटेक्शन कानून अभी भी पूरी तरीके से लागू नहीं हुआ है। हमारे यहाँ डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट है 2023 का, जो नोटिफाई हुआ है 13 नवंबर 2025 को, लेकिन अभी तक पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। इम्प्लीमेंट होते तक हो जाएगा 13 मई 2027। तब तक क्या है कि लोगों को डर ही नहीं है। आपका डेटा इकट्ठा करें, मेरा डेटा इकट्ठा करें, कहीं ना किसी को शेयर करें, बेचें, खरीदें, फरोख्त करें। तो इस संदर्भ में मुझे लगता है कि आपका डेटा आज कहीं से भी मिल सकता है। बैंकों से मिल सकता है, ओपन मार्केट से उसकी खरीद फरोख्त हो सकती है, कहीं पे भी दुरुपयोग हो सकता है। जहाँ जहाँ आपने डेटा जिसको दे रखा है वो आपका डेटा शेयर कर सकता है, मोनेटाइज कर सकता है, उसका मिसयूज कर सकता है। तो इसलिए जितनी जल्दी हम समझ लें कि अपना डेटा कम से कम शेयर करना है, उतना अच्छे चांसेस होंगे कि हम साइबर क्राइम के शिकार नहीं बनेंगे। कई बार कॉल्स आ जाती हैं, मैसेज आ जाते हैं, ऐसे अनजान लिंक्स पे लोग क्लिक कर देते हैं। फिर वो क्लिक करने के बाद उनको डर या लालच देकर कि आपके अकाउंट में इतने पैसे आ जाएंगे, ये आ जाएंगे, इस तरह की बातें करके लोगों को गुमराह करके उनके पैसे ठग लिए जाते हैं। तो इन तमाम चीज़ों की रोकथाम के लिए देखा जाए अवेयरनेस तो सरकार की तरफ से भी की जा रही है। रोज़ अखबारों में इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, लेकिन कई बार जो जागरूक नहीं हैं, जिन्हें इनके बारे में नहीं पता है, तो उन्हें क्या करना चाहिए ताकि वो इस अनजान लिंक से, अनजान कॉल से, अनजान व्हाट्सएप वीडियो चैट से, क्योंकि कई बार उनके निजी चीज़ें उनके हाथ लग जाती हैं या उसको डीप फेक करके वो उसको लालच देते हैं या डराते हैं, फिर पैसे उनसे ठग लेते हैं। तो क्या किया जाए उन्हें कि कैसे उससे वो बच सकें? देखिए, अगर आप पाते हैं कि कोई व्यक्ति आपको डराने की कोशिश कर रहा है, धमकाने की कोशिश कर रहा है, आपको पुश कर रहा है कि आप एक छोटे समय अवधि में कुछ डिसीजन लें जो अक्सर आप नहीं लेना चाहते, तो वो इंडिकेशन है कि साहब कहीं ना कहीं आपको साइबर क्राइम का शिकार बनाया जा रहा है। तो इस संदर्भ में मुझे समय लगता है कि आप अपने ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करें। आपका ब्रह्मास्त्र क्या है? आपका ब्रह्मास्त्र है राइट टू डिस्कनेक्ट। कुछ कॉल आ रही है, तुरंत डिस्कनेक्ट करिए। जहां शक लगे कि साहब ये तो मुझे डरा रहा है, धमका रहा है, तुरंत आप डिस्कनेक्ट करिए। कोई ईमेल कम्युनिकेशन में कोई आपको थ्रेटनिंगली बात कर रहा है, डिस्कनेक्ट करिए। सोशल मीडिया कम्युनिकेशन से बाहर आ जाइए। भाई, जैसे आप इस प्रकरण से बाहर आए, आपको समझ आ जाएगा कल सुबह एक और नया दिन होगा, कल सूरज फिर उगेगा। तो इसलिए इस संदर्भ में आपको डरना नहीं है, आपको घबराना नहीं है, और जो कोई आपको डराने धमकाने की कोशिश कर रहा है उससे अपना संपर्क पूरी तरीके से खत्म कर दीजिए। उस अम्बिलिकल कॉर्ड को काट दीजिए। क्यों? क्योंकि द मोमेंट आप उस दलदल से बाहर आ जाएंगे, उस दलदल के नीचे नहीं जा पाएंगे। तो जब आप नीचे नहीं जा पाएंगे तो संभावित तौर पर आप साइबर क्राइम के शिकार हो पाएंगे। वैसे भी आपको समझना है कि अब साइबर क्राइम जो है ना, एक कॉटेज इंडस्ट्री बन चुका है। वो दौर चलेगा कि साहब केवल पाश्चात्य देशों में साइबर क्राइम होता था, वो दौर चला गया कि आप पब्लिक सेलिब्रिटी हैं तभी आपके बरखिलाफ साइबर क्राइम होगा। आज हर व्यक्ति के बरखिलाफ साइबर क्राइम हो सकता है। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति एक डेटा ऑब्जेक्ट बन चुका है, लगातार डेटा उत्पन्न करता जा रहा है।
तो इसलिए हर व्यक्ति को ये साइबर क्रिमिनल्स टारगेट कर रहे हैं और छोटे छोटे अमाउंट से आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सो अगर आप समझ लें कि आप एक डिजिटल कुरुक्षेत्र के मैदान के केंद्र बिंदु पर आकर खड़े हो गए हैं, तब आपको क्लैरिटी हो जाएगी। क्योंकि जब आप केंद्र बिंदु पर हैं तो आपको पूरी दिशाओं से कहीं से भी आपको अटैक किया जा सकता है, और जब आपको अटैक किया जाएगा तो आप शिकार तो बनेंगे साइबर क्राइम के। तो जब आपको इस बात की चेतना हो जाएगी कि साहब इतने ज़्यादा प्रचलित हो चुके हैं साइबर क्राइम के ट्रेंड्स, तो आप हरदम कदम उठाएंगे कि साहब मुझे गलती नहीं करनी, मुझे किसी की बात नहीं सुननी, मुझे अनावश्यक किसी भी लिंक पर क्लिक नहीं करना, मुझे किसी व्यक्ति का विश्वास नहीं करना। जब ये बातों को अपने मेंटल फ्रेमवर्क में आप डाल देंगे घोल के कि साहब कुछ भी हो जाए मुझे नहीं करना। हाँ, लोग बुरा मानेंगे, मानने दें, लोग कहेंगे कैसे व्यक्ति हैं, कहने दें। मैं यहाँ पर हर व्यक्ति को खुश करने के लिए नहीं बैठा हुआ हूँ। मैं यहाँ एकमात्र चीज के लिए बैठा हूँ कि मैं अपने आप को, अपने डेटा को, अपने पैसे को संरक्षित और सुरक्षित रख सकूं। इसलिए मुझे लगता है ये आपको कदम उठाने पड़ेंगे। जैसे फिशिंग करते हैं, डिजिटल अरेस्ट आजकल काफ़ी देखा जाए रोज़ इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं कि डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई चीज़ होती नहीं है, सरकार के तरफ से भी कही जा रही है, तमाम अखबारों में पिक्टोरियल अवेयरनेस और वीडियो अवेयरनेस की बात की जा रही है, उसके बावजूद लोग इसके शिकार हो रहे हैं। वो ऐसे एक डर के साए में उन्हें कर दिया जाता है, उन्हें लगता है कि वाकई में उनके साथ ही हो रहा है, वाकई में इस तरह की डिजिटल अरेस्ट उन्हें कर लिया गया है। अब इस डर के चक्कर में वो किसी से वो बात शेयर भी नहीं करते हैं और लाखों करोड़ों रुपए का उनका जो जमा पूंजी है उसका नुकसान होता है। ऐसे कई मामले न सिर्फ सीनियर सिटीजन के साथ, कई ऐसे लोगों के साथ जो पढ़े लिखे हैं, जो इनोसेंट सिटीजन हैं, उनके साथ भी इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। तो डिजिटल अरेस्ट को लेकर सर आप क्या बताना चाहेंगे ऐसे लोगों को, ताकि वो आगे अब तक जो इसके शिकार हो चुके हैं आने वाले टाइम में वो जो लोग हैं वो उनसे बच सकें? आपके तमाम सारे श्रोताओं को बताना चाहूँगा कि आज कानून में डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। कानून आपको अलाउ नहीं करता कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से आपको डिजिटल अरेस्ट किया जा सकता है। लेकिन साइबर क्रिमिनल्स की भी दाद देनी होगी। वो एक ऐसा नैरेटिव लेकर आए हैं पब्लिक डोमेन में कि साहब टेक्नोलॉजी बदली है, नया कानून आया है और अब तो भारतीय न्याय संहिता आ गई है 1 जुलाई 2024 से, और लोगों को वो कन्विंस करने में सफल हो पाए हैं कि साहब इस नए कानून के अंतर्गत हम आपको डिजिटल अरेस्ट कर सकते हैं। तो लिहाजा डिजिटल अरेस्ट होते हैं, बड़े बड़े लोगों के होते हैं, शिक्षित लोगों के होते हैं, अशिक्षित लोगों के होते हैं, बल्कि कोई बचा नहीं है। आज साइबर क्रिमिनल आपकी पहले प्रोफाइलिंग करते हैं, पाते हैं कि क्या आपके पास क्षमता है पैसे देने की। अगर तो क्षमता है तब तो आपको अरेस्ट करेंगे, डिजिटल अरेस्ट करेंगे, आपसे कहीं ना कहीं पैसे ऐंठने का प्रयास करेंगे। लेकिन आपको ये समझना है कि आपने कभी भी किसी के भी कहने पर कुछ चीज नहीं करनी है। हमारे यहाँ होता क्या कि हम लोग बचपन से बताया गया, अच्छा पुलिस की वर्दी वाला बंदा है, ध्यान से थोड़े डरो, तो लोग डरते हैं। डरने की क्या आवश्यकता है? अगर आपने कुछ गलत काम किया ही नहीं है तो कोई डरने की आवश्यकता नहीं। और आज समझ लीजिए पुलिस आपको आपके घर बैठे हुए वीडियो कॉल करके आमंत्रित नहीं करेगी कि साहब आपके बरखिलाफ केस हो गया, हम करने वाले हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और पैसे ऐंठे जा रहे हैं। और क्यों ना हो, 4 महीनों में ही भारतवर्ष में लगभग 2000 करोड़ से ज़्यादा रुपए जा चुके हैं, गवाए जा चुके हैं इस डिजिटल अरेस्ट के संदर्भ में। और ये तो एक बहुत छोटा सा प्रकरण है, ऑनलाइन फ्रॉड तो बहुत बड़ा प्रकरण है। तो भारत जिस तरीके से ब्लीड कर रहा है आपको उसका अंदाजा भी नहीं है। तो जितनी जल्दी आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर लें, अपने आसपास एक सुरक्षा कवच पहना लें, सिक्योरिटी का, सेफ्टी का, उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। वरना एक बार पैसे चले गए और वो बैंकिंग चैनल से बाहर निकल गए, तब संभावित तौर पर आपको ना तो कभी पैसे मिलेंगे और ना ही आपको व्यक्ति विशेष की आइडेंटिटी मिलेगी। हमारे यहाँ जो साइबर क्राइम कन्विक्शन रेशो है वो बहुत ज़्यादा कम है, 1% से नीचे है। यानी कि अगर 100 मुकदमे FIR दर्ज होते हैं साइबर क्राइम के, तो 1 से कम मुकदमे में सज़ा होती है। तो अगर ये पोजीशन है तो आपके मुकदमे में भी शायद सज़ा नहीं होगी। इसलिए वो कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अपने आप को प्रिवेंट करिए, अपने आप को सुरक्षित रखिए, ताकि आप साइबर क्राइम के शिकार बनिए ही ना। और अगर आप बनेंगे नहीं तो संभावित तौर पर आपको नुकसान भी नहीं होगा। क्या सर यही वजह है कि साइबर अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं, व्यापक स्तर पे वो घर कर गए हैं कि उन्हें इसका डर ही नहीं है कि वो पकड़े जाएंगे? और
एन केन प्रकारेण आपके मोबाइल पे इस तरह के टेक्स्ट आ जाते हैं, आपका बिजली कनेक्शन काट दिया जाएगा, आपकी केवाईसी नहीं हुई है, या आपके बैंक का एटीएम एक्सपायर हो चुका है। तो इस तरह के वो तरह तरह के वो चीज़ें वो फेंकते हैं लोगों के सामने, अपने वो गुमराह करने की कोशिश करते हैं। तो क्या लगता है कि उनके अंदर वो डर खत्म हो चुका है कानून का, और वो इस तरह से टारगेट करते हैं आम लोगों को, जो रोज़ इस तरह से दो चार होते हैं कि अरे बिजली का बिल भरना है, इस तरह की मैसेज आ जाते हैं, तो पैनिक सिचुएशन में हो जाते हैं। तो क्या कि उन्हें कैसे बचना चाहिए, इस तरह के मैसेज को कैसे अवॉइड करें या क्या करें वो? देखिए, आज साइबर क्रिमिनल्स का हौसला बहुत बुलंद हो चुका है, और क्यों ना हो। कानून कमजोर है, भारत के पास कोई डेडिकेटेड कानून नहीं है साइबर क्राइम को लेकर, क्योंकि हम लोगों ने साइबर क्राइम को आईटी एक्ट में और भारतीय न्याय संहिता में कवर करने का प्रयास किया है। साइबर क्रिमिनल्स को यह भी मालूम है कि पुलिस बहुत ज़्यादा असक्षम है साइबर क्राइम मामलों में कन्विक्शन लेने में। हमारे भारत का साइबर क्राइम कन्विक्शन रेट 1% से नीचे है। दूसरी बात, जब आईटी एक्ट आया था तब हम लोगों ने अधिकांश साइबर क्राइम्स को नॉन बेलेबल ऑफेंस बनाया था, यानी कि अधिकार के तौर पर आपको बेल नहीं मिला करती थी। लेकिन 2008 के संशोधनों के बाद कानून ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। कानून ने कहा कि 3 साइबर क्राइम को छोड़ के बाकी सारे साइबर क्राइम को मैं जमानती अपराध घोषित करता हूं। मतलब आपको अधिकार के तौर पर बेल मिलेगी। फिर क्या हुआ, लोगों के तो हौसले और बुलंद हो गए। लोगों को पता लगा कोई बात नहीं, मैं साइबर क्राइम करता हूं, अव्वल तो पकड़ा नहीं जाऊंगा, पकड़ा भी गया तो मुझे बेल मिल जाएगी। बेल मिलेगी तो अपने बरखिलाफ जो एविडेंस है मैं उसको नष्ट कर दूंगा और फिर तमाशा देखूंगा। क्यों? क्योंकि बिना इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के आपकी कन्विक्शन हो ही नहीं सकती। तो यही कारणवश है कि 2008 के बाद साइबर क्राइम की कन्विक्शन का एक अकाल भारतवर्ष में आ गया है, और ये लगातार फिलहाल चल रहा है। मुझे लगता है कानून को बहुत ज़्यादा संशोधित करने की आवश्यकता है, उसे ज़्यादा सख्त, बहुत ज़्यादा डेटरेंट बनाने की आवश्यकता है, और एक संदेश देने की आवश्यकता है कि साहब अगर आप पकड़े गए तो फिर इतनी ज़बरदस्त आपको कानूनी कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ेगा कि आप फिर पूरी ज़िंदगी याद रखेंगे। वो फिलहाल जो मैसेजेस है वो भी नज़र नहीं आ रहे। इसलिए कानून को जितनी जल्दी आप अमेंड करके अपडेट करेंगे उतना अच्छा होगा। वैसे भी कानून 26 साल पुराना कानून है। उसको लास्ट टाइम जब हमने अमेंड किया था 17 साल पुराने अमेंड किया था। उससे पहले इतना, उसके बाद इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी में चेंज आ गया है, नए नए प्रकार के साइबर क्राइम उत्पन्न होकर आए हैं, लेकिन अभी उनकी कवरेज भारतीय कानून में अभी मौजूद नहीं हो रही। तो इसलिए बहुत जल्दी अगर आप कानून को बदलेंगे, उसे सख्त बनाएंगे, उतना अच्छा रहेगा। क्योंकि इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं, अभी कुछ दिनों पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने संबोधन में, अपने मन की बात में इस तरह की बात कही है, लोगों को जागरूक होने की बहुत ज़रूरत है। और उन्होंने व्यापक स्तर पे ये बात कही कि आप इस तरह की किसी भी चीज़ से आपको, जैसा कि आपने अभी कहा कि कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो ऐसा डर और लालच और ऐसे वो उनको गुमराह कर देते हैं कि वो जाने अनजाने में वो फंस जाते हैं, वो ठगी के शिकार हो जाते हैं। प्रधानमंत्री ने भी ये मैसेज देने की कोशिश की। तो क्या लगता है इसका व्यापक स्तर पे असर तभी पड़ेगा जब एक एक नागरिक जागरूक हो जाए। तो ये जागरूकता फैलाने के लिए क्या और करना चाहिए सरकारों को, प्राइवेट एंटिटीज़ को, बैंकिंग सेक्टर को? क्या उन्हें और व्यापक स्तर पे इसको और बढ़ाना चाहिए? जागरूकता एकमात्र आपका ढाल है जिसके पीछे आप छुप सकते हैं, क्योंकि अगर आप जागरूक रहेंगे तब संभावित तौर पर आप साइबर क्राइम के शिकार नहीं होंगे। लेकिन जागरूकता फैलाएगा कौन? सरकार काम कर रही है, सरकार के बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, लेकिन जब मैं जनसंख्या की तुलना में सरकार के एफर्ट्स को देखता हूं तो पाता हूं कि एफर्ट्स कम है और काम करने की आवश्यकता है। लेकिन सरकार की ही एकमात्र जिम्मेवारी नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है इस विभिन्न प्राइवेट सेक्टर स्टेक होल्डर्स की भी जिम्मेवारी जरूर होनी चाहिए, सर्विस प्रोवाइडर्स की जिम्मेवारी होनी चाहिए। वो जनसंचार के माध्यम से नए नए प्रकार के कैंपेन लेकर आए ताकि लोगों की जागरूकता बढ़े। और अब तो ये दौर आ गया है कि अब आपको साइबर क्राइम और साइबर लॉ की एजुकेशन स्कूली कक्षा के करिकुलम में पहली कक्षा से प्रारंभ करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपने बहुत छोटी उम्रों में बच्चों को डिवाइस देने प्रारंभ कर दिए हैं, और बिना उन्हें बताए हुए कि आप किस तरीके से इसके साइबर क्राइम के शिकार हो सकते हैं, और बिना उन्हें सशक्त या एम्पावर किए हुए। तो जागरूकता एकमात्र मूल मंत्र है जिसके माध्यम से आप जितने लोग हैं, जनता जनार्दन हैं,
उनको सशक्त कर सकते हैं और उनको इफेक्टिवली ज़्यादा एम्पावर कर सकते हैं, ताकि वो ज़्यादा एम्पावर्ड महसूस करें ये इस साइबर क्राइम की जंग में, साइबर क्राइम के खिलाफ। और डिजिटल युग की बात करें सर, जैसा कि अपने बच्चों की बात कही कि डिवाइस के हर कोई अब यूसेस हो गए हैं, बच्चों के हाथ में डिवाइसेस हैं शुरुआती दौर से ही। कई कंट्रीज़ इस मामले में आगे आई और उन्होंने एक तय उम्र सीमा तय कर दी है कि इतने साल तक बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रखा जाए। ये किस हद तक अगर अपने देश में भी इस तरह की कानून लागू होते हैं तो क्या लगता है कि बच्चों को एक तो सोशल मीडिया और ये डिजिटल युग के जो इस तरह के घटनाएं हो रही हैं, क्या उससे उनको बचा जाएगा? उनके भविष्य के लिए, उनके फ्यूचर के लिए ये चीज़ अगर यहाँ भी होती है तो उनके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी? देखिए, आज सरकार का दायित्व है कि वो भारतीय बच्चों के बचपन का संरक्षण कर सके। क्यों? क्योंकि बचपन गुम होता जा रहा है इस साइबर और एआई के जंगल में। तो इसलिए बच्चों को सशक्त करने के लिए ज़रूरी है कि एक तो आप उन्हें एम्पावर करेंगे, दूसरा उन्हें बताएंगे कि चुनौतियां हैं। वो आज क्या हो रहा है, बच्चे अंधाधुंध होकर अपने पर्सनल डिटेल सोशल मीडिया पर, एआई पे शेयर कर रहे हैं, भूल रहे हैं कि साहब कहाँ कहाँ खतरे हैं, कहाँ कहाँ उन्हें अटैक किया जा सकता है। आज भारत में पीडोफिल्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। दुनिया की सबसे बड़ी पीडोफिलिक मार्केट जो है, जहाँ पे बच्चों की चाइल्ड पॉर्न की बात होती है, वो भारतवर्ष में है। लेकिन क्योंकि कानून हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है और हम इफेक्टिवली उसको इन्फोर्स नहीं कर पाते हैं, तो एक मैसेज आता है चलो हम जुगाड़ कर लेंगे, निकल आएंगे। मुझे लगता है बच्चों को बताना है कि आज आपको रिस्पॉन्सिबल यूज करना है साइबर का, एआई का। क्योंकि अगर हमने बच्चों को अब नहीं वार्न किया तो जैसे वो बड़े होंगे वो हम सबको ब्लेम करेंगे कि साहब हम तो बच्चे थे, आप क्या कर रहे थे, आपने मुझे क्यों नहीं बताया। तो उनको सशक्त करने की जरूरत है, उनकी जागरूकता को बढ़ाने की आवश्यकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, उन्हें बताना पड़ेगा कि एक नए माइंडसेट की, एक नई मानसिकता की आवश्यकता है, वो है साइबर रिजिलियंट माइंडसेट। बच्चों को समझाना पड़ेगा कि ये धक्के आते रहेंगे, कभी कोई साइबर क्राइम होगा, कभी साइबर आक्रमण होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। इंपॉर्टेंट चीज़ ये नहीं है कि आप किसी साइबर इंसिडेंट के शिकार हुए, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कितनी जल्दी इस साइबर इंसिडेंट के बाद आप पुनः से नॉर्मलसी पर आ सकते हैं, वो महत्वपूर्ण बात है। तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा हमें तवज्जो भारतीय जनता, खासतौर पर भारतीय युवाओं को, बच्चों को लेकर करनी चाहिए। हाँ, कुछ और राष्ट्र हैं जो कह रहे हैं कि साहब, जैसे ऑस्ट्रेलिया ले लीजिए, वो कहता है कि साहब 16 साल से बिलो बच्चों को सोशल मीडिया पर एक्सेस नहीं दिया जाएगा। फ्रांस ने भी बोला, कानून बन गया है, फ्रांस भी बोल रहा है, लेकिन ये कानून उन देशों में तो ठीक है, लेकिन वहां पर भी उसका अनुसरण नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि आपने बच्चों के मुंह में खून तो लगा दिया है। अब आप कहते हैं कि सब हम आपसे खून छीन लेंगे, वो पॉसिबल हो नहीं रहे। तो ऑस्ट्रेलिया में देख रहे हैं कि बच्चे अब इनडायरेक्ट तरीके से कानून को बाईपास कर रहे हैं। बहुत सी बातें हो रही हैं कि भारतवर्ष में भी ऐसे कानून आने चाहिए ताकि बच्चों को सोशल मीडिया पर नहीं लाया जा सके। लेकिन मुझे लगता है कि इस बातों का कोई औचित्य भारतवर्ष में इसलिए नहीं है क्योंकि भारतवर्ष में ऐसा कानून आ ही नहीं सकता, और अगर आ भी गया तो केवल एक कागजी घोड़ा बनकर रह जाएगा। आज बच्चे 2-3 साल की उम्र में सोशल मीडिया पर आ जाते हैं, अंधाधुंध चीज़ें लिखते हैं, देखते हैं। अब तो एआई के माध्यम से नई चीज़ें जनरेट कर रहे हैं। तो आप उन्हें कहें कि साहब आप नहीं आएंगे, ये तो वही हालत होगी कि आपने कबूतर ने आंखें बंद कर ली और कहा कि बिल्ली दौड़ जाएगी। बिल्ली तो गायब नहीं हुई, बिल्ली ने तो कबूतर को खा दिया। तो इसलिए मुझे लगता है कि ज़्यादा बेहतर, अच्छा स्ट्रैटेजी होगी कि बच्चों को आप एम्पावर करें, उन्हें बताएं कि चुनौतियां क्या क्या हैं साइबर में, एआई में, सोशल मीडिया में, ताकि बच्चे एटलीस्ट अपने आप को प्रोटेक्ट करने की पेरेंटिंग लेवल में इम्प्रूव करने की जरूरत है। पेरेंट्स को तो आजकल समय नहीं है, वो कहते हैं कि साहब ऐसा है, मेरी जान छोड़ो, ये फ़ोन लो भैया, देखते रहो, लेकिन मुझे डिस्टर्ब मत करो। ये पेरेंटिंग को हमें टाटा बाय बाय करना पड़ेगा। आज हमें खुद अब एग्जाम्पल के माध्यम से अपने फैमिली में एक अनुसरण एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर हम खुद ही सारा टाइम लगे रहेंगे तो बच्चे भी हमको देख के लगे रहेंगे। लेकिन अगर आप फैमिली में जब एक समय पर साथ खाना खाते हैं, उस टाइम आप इंटरनेट का इस्तेमाल ना करें, बच्चों के साथ एक दोस्त फोन कर बात करें तो अच्छा रहेगा। दूसरी बात, आज आवश्यकता है कि भारतवर्ष में एक सारी परिवार अगर इंटरनेट फ्री वीकेंड का अनुसरण करें, यानी कि सैटरडे और संडे 2 दिन हम इंटरनेट पर नहीं जाएंगे। क्यों? हम और बातें करेंगे, हम क्वालिटी टाइम एक दूसरे के साथ गुजारेंगे, ज़्यादा इन्वॉल्व होगा, हमारी पर्सनल रिलेशनशिप ज़्यादा स्ट्रांग होगी और बच्चों को भी अच्छा लगेगा। अभी क्या है, आजकल बच्चे सिर्फ इंडोर कीड़े बनकर रह गए, बाहर नहीं जा रहे। हमें खुद डर है, कम्युनिकेशन ही नहीं कर रहे, कम्युनिकेशन नहीं है, माँ बाप से बात नहीं हो रही,
एक घर में 4 लोग हैं, 4 अलग अलग डिवाइसेस लेकर 4 अलग अलग कमरों में बैठे हुए हैं। जब आप वो टेलीफोन, जब वो खाने की टेबल पर आते भी खाने के लिए, तो चारों लोग अपने फोन पर लगे हुए हैं, तो बात तो बिल्कुल कम्युनिकेशन खत्म हो गई। तो इसलिए मुझे लगता है कि पेरेंटिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा इन बच्चों को प्रोटेक्ट करने में और इनको तैयार करने में कि साहब आने वाला समय और ज़्यादा ख़राब होने वाला है, तो तैयार कर हो जाइए, अपनी कमर कस लीजिए, ताकि आप ज़्यादा प्रोटेक्टेड, ज़्यादा सिक्योर और ज़्यादा साइबर रिजिलियंट बन पाएँ आने वाले समय में। सर, अभी हाल में AI इम्पैक्ट समिट दिल्ली में हुआ और देखा जाए तो बहुत गर्व की बात थी, अपने देश में इतना बड़ा समिट हुआ। तो क्या लगता है इस तरह की तकनीक और आए दिन मतलब हर चीज़ वो AI बेस्ड होता जा रहा है, तो क्या ऐसी कोई तकनीक नहीं बन सकती जिससे कि इस तरह के अपराध से लोगों को रोका जा सके? या AI समिट जो अभी हुई है, इसका क्या आने वाले दिनों में क्या भारत देश पे इसका असर पड़ने वाला है? हर क्षेत्र की बात करें, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे वो किसानी हो, तो आप कैसे देखते हैं AI समिट को? भारत में जो हाल ही में कंक्लूड हुआ इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 एक अत्यंत महत्वपूर्ण और कामयाबी सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट था। क्यों? क्योंकि भारत ने अपनी न केवल थॉट लीडरशिप दिखा दी, साथ ही साथ भारत ने पूरी दुनिया भर को संदेश दे दिया कि मैं डिजिटल साउथ राष्ट्रों का नेतृत्व कर रहा हूँ। तीसरी बात, इस पर्टिकुलर समिट से एक डिक्लेरेशन निकल कर आई है जो इतने सारे राष्ट्रों ने हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें कॉमन सिद्धांतों पर ज़्यादा जोर दिया गया है। ऑलरेडी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मानव फ्रेमवर्क का उद्घाटन भी AI समिट में कर रखा है, जिसमें उन्होंने AI के विभिन्न पहलुओं को ज़्यादा बोला है कि ये जो AI एल्गोरिदम्स होने चाहिए वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए, राष्ट्रीय सोवरेनिटी को रिस्पेक्ट करने चाहिए, अकाउंटेबल भी होने चाहिए, एक्सेसिबल भी होने चाहिए, इंक्लूसिव होने चाहिए। तो मुझे लगता है कि इस AI समिट से अब एक बात तो सुनिश्चित हो गई है, अब आने वाले अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जब जब कभी AI की बात होगी तो आप भारत को या ग्लोबल साउथ राष्ट्रों को आप इग्नोर नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात, अब AI इतना ज़्यादा विकसित होता जा रहा है कि हर क्षेत्र में AI का हस्तक्षेप आ गया है, और चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे वो इंश्योरेंस हो, चाहे वो रिटेल हो। तो अब कुछ लोगों का कहना है कि साहब ये तो बहुत ज़्यादा शोर मच गया है, ये तो बबल है, बस्ट हो जाएगा। मेरा व्यक्तिगत मानना है कि AI बबल नहीं है और AI अभी बस्ट नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि AI के लगभग हर एरिया ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी और इंडेवर में कहीं ना कहीं यूज केसेस आ गए हैं, सफल हैं, और AI इफेक्टिव वैल्यू एडिशन टेबल पर ला रहा है। ये ज़माने .com बूम और .com बस्ट के नहीं हैं जो करीबन 23 साल पहले हुआ था। आज ये तो ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है जिसका महत्व, जिसकी एफिशिएंसी और जिसकी रेलेवेंस हर व्यक्ति जान रहा है। अब तो आने वाले समय में 2 ही बातें होंगी। एक कि अब वही लोगों की का गुणगान होगा जिन्हें पता होगा कि AI का सदुपयोग कैसे करना है, और दूसरा, अगर आपने AI के साथ अपने आप को तारसंगत नहीं किया तो आप इररिलेवेंट हो जाएंगे और आप रेस में पीछे हो जाएंगे। तो इसलिए कुछ हो या ना हो, अब आपको देखना है कि आपके सेक्टर में AI का क्या दखल हो रहा है, और आप इस दखल होते हुए नए परिवेश में अपने आप को किस तरीके से ज़्यादा रेलेवेंट, ज़्यादा टॉपिकल बना सकते हैं। AI फॉर ऑल की बात कही हुई है सर, क्योंकि भारत ऐसे देश में हर किसी के पहुंच में AI होनी चाहिए, इसकी भी बात AI समिट में की गई है। क्या लगता है पूरे देश की नज़र भारत पे AI को लेकर, डेटा सेंटर को लेकर, तो वे क्या भारत में अपना भविष्य देख रहे हैं AI को लेकर? मुझे तो लग रहा है कि भारत अपना बहुत उज्जवल भविष्य देख रहा है AI के आईने में अपने आप को देखते हुए, और प्रधानमंत्री मोदी साहब ने तो स्पेसिफिकली एक ध्येय, एक गोल जो है भारतवासियों को दे दिया है इस AI एक्शन समिट में। उन्होंने कहा है कि अब हम चाहते हैं कि 2047 तक दुनिया की जो 3 सुपर पावर्स होंगी AI में, उनमें से एक भारत को बनना है। तो गोल तो बहुत ही लॉडेबल है, नोटवर्दी है, और मुझे लगता है इंस्पायरिंग भी है। लेकिन ये गोल को अचीव करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। सारे भारतीयों को एकजुट होकर AI इकोसिस्टम में ज़्यादा एक्टिव रोल प्ले करना पड़ेगा। भारत को अपनी कांस्टेंट थॉट लीडरशिप AI इकोसिस्टम में बनानी पड़ेगी, पॉलिसी में, रेगुलेशन में, अकाउंटेबिलिटी में। और टू बिगिन विद, आवश्यकता पहली चीज़ है कि भारत अब एक नया कानून लेकर आए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर, क्योंकि आज की तारीख में भारत के पास कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समर्पित कानून है ही नहीं।
इतने सारे भारतवासियों ने अब एआई इस्तेमाल करना शुरू हो गया है, लेकिन अभी तक उनको कोई लीगल रेमेडी उपलब्ध नहीं है। जो भारत का सूचना प्रौद्योगिकी कानून है, वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट आज से 26 साल पुराना कानून है और वो एआई को कवर करता नहीं है। यहाँ तक कि डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 जो है वो भी एआई को कवर नहीं करता। तो आप एक नया डेडिकेटेड कानून लेकर आए एआई को, ताकि लोगों को पता भी लग पाए कि साहब सुचारू रूप से जब भारत इनोवेशन को प्रोत्साहन देने की बात कर रहा है तो भारत साथ ही साथ एआई के दुरुपयोग पर भी एक सख्त कड़ी नज़र रख रहा है। और साथ ही साथ मुझे लगता है अपनी जो राष्ट्रीय एआई स्ट्रैटेजी है उस पर भी हमें पुनः से काम करना पड़ेगा, बिकॉज वो स्ट्रैटेजी भारतवर्ष ने 2018 में बनाई थी। आज 2026 में ज़मीनी हकीकतें पूरी तरीके से बदल गई हैं। तो जितनी जल्दी आप अपने विजन को ज़्यादा तारसंगत करेंगे अच्छा रहेगा। इस संदर्भ में 2 महत्वपूर्ण बातें हुई हैं जनवरी में मैंने आपको लॉन्च किया है एआई अकाउंटेबिलिटी फ्रेमवर्क 2026, जिसमें विभिन्न प्रकार के कानूनी सिद्धांतों और लीगल डॉक्ट्रिन्स का मैंने जिक्र किया है, जिसके आधार पर आप एआई को अकाउंटेबल बना सकते हैं। और ये एक ऐसा मॉडल है जो दुनिया भर के पॉलिसी मेकर्स इस्तेमाल कर सकते हैं जब वो नया लॉ लेकर आते हैं एआई को लेकर। दूसरी बात, अब वो दौर आ गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों को नुकसान पहुंचाने लग गया है। इसलिए जनवरी में मैंने प्रारंभ किया है ग्लोबल एआई हार्म्स रजिस्ट्री, जहां पर हम कहते हैं कि साहब एआई इंसानों को आज की तारीख में 9 विभिन्न प्रकार की कैटेगरीज के हार्म्स कर सकता है। तो अगर आप दुनिया भर में कहीं पर भी है और आपको एआई हार्म की इंसिडेंट नजर आता है तो उसको रिपोर्ट करिए इस रजिस्ट्री को, चाहे अपने नाम से चाहे एनोनिमसली। हम इन सारे केसेस को एकत्रित करेंगे और उसके आधार पर फिर कानूनी सिद्धांत बनाएंगे, डेवलप करेंगे कि किस तरीके से ये जो एआई हार्म्स है इसमें मिटिगेशन हो सकता है, इसमें कमी हो सकती है और कौन कौन से स्टेक होल्डर्स को जिम्मेवार ठहराया जा सकता है। तो भारत में काम हो रहा है। भारत अपना नेशनल लार्ज लैंग्वेज मॉडल सर्वम डेवलप कर रहा है, बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन दे रहा है स्टार्टअप्स को, बहुत सारे स्टार्टअप्स बन के आ गए हैं, लेकिन अभी भी बहुत काम करना बाकी है अगर हम वो उस मंजिल को अचीव करना चाहते हैं 2047 की, कि भारत दुनिया के 3 एआई सुपर पावर्स में से एक बनेगा। क्योंकि डीप फेक की जो समस्या है सर, उसको लेकर काफ़ी लोग आहत हैं। कई लोगों के ऐसे डीप फेक चीज़ें आ जाती हैं, उसको लेकर भी सरकार ने अभी कुछ कानून में संशोधन किए हैं कि जो कंपनियां हैं, जो सोशल मीडिया कंपनियां हैं, तो उनको एक तय सीमा में उस कंटेंट को हटाना होगा। तो पहले वो शायद कई घंटों का था, अब शायद वो 3 घंटे की उन्होंने मियाद दी है कि 3 घंटे के अंदर उन्हें कार्रवाई करनी हो। क्या ये काफ़ी है? मुझे लगता है भारत ने एक बहुत अच्छा कदम उठाया है आईटी अमेंडमेंट रूल्स 2026 को इम्प्लीमेंट करते हुए, जो 20 फरवरी 2026 से इम्प्लीमेंट हो चुके हैं। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि एक कि सर्विस प्रोवाइडर्स को अब एआई कंटेंट को लेबल करना पड़ेगा ताकि लोग गुमराह ना हो सकें और उनको पता लग सके कि ये कंटेंट एआई द्वारा जनरेट है या निर्मित है। दूसरी बात कि जब कोई ऐसा एआई फेक कंटेंट आएगा जो कानून का उल्लंघन करता है तो सरकार दिशा निर्देश दे सकती है सर्विस प्रोवाइडर्स को कि साहब इसको रिमूव करिए, और 3 घंटे में उन्हें रिमूव करना पड़ेगा। मुझे लगता है अच्छा कदम है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा खुश नहीं हूँ। मुझे लगता है कि 3 घंटे तो बहुत विशाल समय होता है। एक बार आपका डीप फेक बन के आ गया तो वो तो पहले 10 मिनटों में ही हाहाकार मचा देगा, आपकी पूरी रेपुटेशन को ख़त्म कर देगा। तो 3 घंटे तो बहुत ज़्यादा समय आपने दे दिया है। आइडली अगर 1 घंटे में आप उन्हें करें कि साहब रिमूव करना की जिम्मेवारी आपकी है तो ज़्यादा अच्छा होगा, वरना आप लोगों को इफेक्टिव रेमेडी नहीं दे पा रहे हैं। तो आपको लोगों को रेमेडी देनी होगी। सर्विस प्रोवाइडर्स तो इसमें भी शोर मचा रहे हैं, साहब 3 घंटे में कैसे होगा, हमें तो अब 72 घंटे चाहिए, हमें 96 घंटे चाहिए। बॉस, अगर आपकी कंटेंट आपकी प्लेटफॉर्म पर ऐसा कंटेंट आ रहा है तब जिम्मेवारी भी तो आपकी है। अगर आप नहीं करते हैं तो कानून जो आपको सुरक्षा कवच प्रदान करता है, स्टैट्यूटरी एग्जेम्पशन फ्रॉम लीगल लायबिलिटीज, वो आपसे छीन लेगा। तो मुझे लगता है कि इस रूल्स की ज़्यादा इन्फोर्समेंट के लिए और सख्त लीगल कॉन्सिक्वेंसेस परिभाषित किए जाने चाहिए। सिर्फ ये कहना कि साहब आपकी सुरक्षा कवच छीन ली जाएगी, उसका कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि आज पिछले 26 सालों में किसी भी कंपनी की भारतवर्ष में जो स्टैट्यूटरी एग्जेम्पशन फ्रॉम लीगल लायबिलिटी है वो छीनी नहीं गई है। तो इस संदर्भ में अगर इफेक्टिव पीनल कॉन्सिक्वेंसेस हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा।
सर एक आखिरी सवाल, बहुत ही सही ढंग से आपने तमाम सवालों के जवाब दिए हैं, चाहे वो साइबर फ्रॉड की बातें हों, रोज़मर्रा में जो चीज़ें हो रही हैं, लोग इसके ठगी के शिकार हो रहे हैं। आप इन तमाम चीज़ों के बहुत भली भांति आपने सबको जागरूक करने की कोशिश करी है। एआई से संबंधित जो तकनीक रोज़ नई ईजाद हो रही है और उसमें भी क्या गड़बड़ियाँ हैं, उसके क्या रिपरकशन हो सकते हैं, उसके बारे में भी आपने बात की। एक ब्रीफ रिप्लाई में और चाहूँगा सर, एक बार फिर से आप लोगों को जो चीज़ें हमने अभी डिस्कस करी हैं कि कैसे इन अपराधियों से बचा जाए, और आप 1 2 3 चीज़ फॉलो कर लो, स्मार्ट बन जाओ, बिल्कुल जैसा आपने कहा कंजूस बन जाओ, बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। तो एक बार और आप ये मैसेज दे दें हमारे दर्शकों को। मेरा मैसेज आप लोगों के लिए होगा कि आज दौर जो है परिवर्तन का है, और इस परिवर्तन के दौर में लगातार नए प्रकरण हम सबके सामने आते होंगे। तो इस संदर्भ में जितने आप सेल्फिश हो जाएंगे अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, उतना अच्छा होगा। और कोई शर्म की बात नहीं है जब आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब आपका संरक्षण होगा तो आपके डेटा का संरक्षण होगा, आपके पैसे का संरक्षण होगा। तो कुछ चुनिंदा आदतें जरूर अपने रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा बनाइए। पहला, शकी हो जाइए, हर प्रकार की जानकारी पर रिलाई मत करिए जब तक आप उसकी पुष्टि ना कर पाए हों। तो इसलिए शक बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरा, कंजूस हो जाइए, अपनी जानकारी कम से कम लोगों के साथ शेयर करिए, नीड टू नो बेसिस पर ही शेयर करें। तीसरी बात, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना है, जाग के ट्रांजैक्शन करिए। अनावश्यक किसी भी अनसिक्योर प्लेटफॉर्म पर ट्रांजैक्शन ना करिए जो केवल HTTP के साथ प्रारंभ होता है। ज़रूरी है कि वो प्लेटफॉर्म होना चाहिए सिक्योर जो प्रारंभ करता हो HTTPS के साथ। अंधाधुंध होकर किसी भी मोबाइल ऐप को डाउनलोड ना करिए। केवल डाउनलोड करना ही है तो उसके करने से पहले कस्टमर रिव्यू पढ़िए, लोग क्या कह रहे हैं। अगर लोग शिकायत कर रहे हैं साहब इसमें गड़बड़ है, तो ऐसा ऐप को डाउनलोड ना करें। इन एनी केस किसी भी प्ले स्टोर या ऐप स्टोर के बाहर किसी भी ऐप को डाउनलोड ना करें, क्योंकि अगर ऐसा ऐप आप डाउनलोड करेंगे तो आपके सिस्टम में स्पाईवेयर, मैलवेयर आ जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने डेटा का बैकअप रख के रखिए। हमें क्यों लगता है मेरे हाथ में फ़ोन है तो साहब सबसे सिक्योर है? फ़ोन सबसे अनसिक्योर डिवाइस है दुनिया भर का। तो जितनी जल्दी आप अपने डेटा का बैकअप रखेंगे उतना अच्छा होगा, क्योंकि अगली बार जब आपका डेटा उड़ गया तो एटलीस्ट बैकअप से डेटा हाथ हो जाएगा। और ये मत समझिए कि साहब मुझ पर तो आक्रमण हो ही नहीं सकता। हम सब पर आज आक्रमण होने वाला है, साइबर आक्रमण। हमारा डेटा, हमारा पैसा छीना जाने वाला है साइबर क्रिमिनल्स द्वारा। तो इसको जब आप अपने मन में अंतर्निहित करेंगे तब आप ऑटोमेटिकली ज़्यादा केयरफुल हो जाएंगे, ताकि इस तरह की जो इवेंचुअलिटीज़ हैं उसके साथ डील कर सकें। रोज़मर्रा के जीवन में साइबर हाइजीन हैबिट्स का इस्तेमाल करें, साइबर रेजिलियंस को हिस्सा बनाइए, और जहाँ तक हो सके साइबर सुरक्षा को एक जीवन जीने की शैली के स्वरूप में अडॉप्ट करिए। अनावश्यक किसी भी व्यक्ति पर विश्वास नहीं करना, किसी लिंक पर क्लिक नहीं करना, और कुछ भी हो जाए अपना जो राइट ऑफ डिस्कनेक्शन है, जो ब्रह्मास्त्र है, उसका हरदम इस्तेमाल करना है। भूल जाइए लोग क्या कहेंगे। वो कहते हैं ना, लोग कुछ ना कुछ तो कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो इसलिए लोगों को खुश करने के प्रयास में अपने आप को आप इंडेंजर ना करिए, अपने आप को साइबर क्राइम का शिकार मत बनाइए। ये अगर तमाम सारी चीज़ें करेंगे तो काफ़ी हद तक आप साइबर क्राइम के शिकार होने से बच पाएंगे और भारत की साइबर सुरक्षा को प्रबल रूप से सशक्त करने में अपना विशिष्ट योगदान भी दे पाएंगे। बहुत सरलता से सर आपने हमारे तमाम सवालों का जवाब दिया। ये साइबर अपराध से बचने के लिए एआई के सुधार होने चाहिए, उसे कैसे एआई से हमें और जो उनके ट्रबल्स हैं उससे हमें बचना चाहिए, तमाम सवालों का जवाब देने के आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो मैं आप लोगों से दोस्तों यही कहना चाहूँगा कि साइबर फ्रॉड के जो मामले हैं ये आम हो चुके हैं। आपको बस बचना ये है, जैसा पवन दुग्गल साहब ने बताया कि आपको वो चीज़ें ज़रूर फॉलो करनी है, कंजूस बन जाना है, अपने डेटा शेयर नहीं करने हैं, और इन तमाम चीज़ों को अगर आप करेंगे तो आप साइबर अपराध से बच सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, ये इंटरव्यू अच्छा लगा हो, इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।